इसराइल ने गाजा में जिस तरह से तबाही मचाई, उनकी भयानक तस्वीरों को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। गाजा में जारी मानवीय संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इसराइल को संयुक्त राष्ट्र और उनकी एजेंसियों को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने से नहीं रोकना चाहिए। यह फैसला इसराइल की उस नीति पर सीधा प्रहार माना जा रहा है जिसमें उसने UNRWA की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई थी। गाजा में जिंदगी हर दिन और कठिन होती जा रही है। 6,40,000 से ज्यादा गाजावासी आज भयंकर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ इसे एक मनुष्यों द्वारा निर्मित अकाल बता चुका है। इन्हीं हालातों के बीच हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बाध्य है कि वह गाजा में नागरिकों को भोजन, दवा और जरूरी राहत तक पहुंच की अनुमति दे। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इसराइल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि UNRWA के कर्मचारी हमास से जुड़े थे। वहीं इस पूरे प्रकरण पर UNRWA के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमें याद दिलाता है कि नागरिकों की मदद करना कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले कुछ महीनों से इसराइल ने UNRWA के संचालन पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। इसराइल का कहना है कि वह सुरक्षा कारणों से राहत वितरण पर कंट्रोल रख रहा है, लेकिन ICJ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा का हवाला देकर मानवीय सहायता रोकी नहीं जा सकती है। अदालत की ये एडवाइजरी ओपिनियन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका कूटनीतिक और नैतिक प्रभाव बहुत बड़ा है क्योंकि यह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक संदेश भी है कि इसराइल को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस पर इसराइल की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। इसराइल के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक है। इसराइल पहले से पर्याप्त सहायता की अनुमति दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अपने पक्षपातपूर्ण रवैये की समीक्षा करनी चाहिए। इसराइल के रुख को लेकर दुनिया बटी हुई है। कुछ देश ICJ के फैसले को मानवता की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि गाजा में भूख, बीमारी और मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। ICJ का ये फैसला भले ही तुरंत हालात ना बदले, पर इसने एक बार फिर पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि मानवीय सहायता कोई दया नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। ICJ के इस फैसले के बाद अब नजरें इसराइल की अगली कार्रवाई पर है। क्या वह अदालत के राय का सामना करेगा या इसे फिर राजनीतिक कहकर नजरअंदाज कर देगा? फिलहाल गाजा के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें अब राहत जरूर पहुंचेगी। अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा की धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के गिरफ्तारी वारंट के तहत हिरासत में लिया जाएगा। जी हाँ, ये बयान है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का। ब्लूमबर्ग के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कार्नी ने साफ तौर पर PM नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। ये पहली बार है जब किसी G7 देश के नेता ने ICC वारंट के प्रति इतना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान होस्ट डेविड रुमेनस्टीन ने सीधे तौर पर सवाल किया कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा आते हैं तो क्या कनाडा उन्हें ICC वारंट के तहत गिरफ्तार करेगा? कार्नी ने स्पष्ट रूप से इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हमारा देश कानून में मानता है। ICC ने वारंट जारी किया है और कनाडा रोम स्टैट्यूट का हस्ताक्षर करता है। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रोम स्टैट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC की स्थापना की। इस संधि पर दस्तखत करने वाले देशों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हर एक नियम का पालन करना होता है। खैर, इंटरव्यू के दौरान कार्नी ने यह भी पुष्टि की कि कनाडा की नीति फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की रहेगी।
जैसा कि पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुरू किया था। उन्होंने इजराइल की नीतियों को फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को खत्म करने वाला करार दिया, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि मार्क कार्नी ने इस दौरान इजराइल के साथ दोस्ती को दोहराया, लेकिन इसके साथ उन्होंने सख्त रुख भी अपनाया। कार्नी ने कहा, कनाडा इजराइल और यहूदी लोगों का मित्र है, लेकिन मित्रता का मतलब युद्ध अपराधों पर आंखें मूंदना नहीं है। हमने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल का समर्थन किया, लेकिन गजा में जवाबी कार्रवाई ने लक्ष्मण रेखा पार की है। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बताया और कहा कि कनाडा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 और ओस्लो समझौते का समर्थन करता है। मार्क कार्नी के खुले बयान के बाद इजराइल ने इसे वापस लेने की गुहार लगाई। इजरायली सरकार ने कार्नी के बयान की कड़ी निंदा भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार ओफिर फाल्क ने कहा कि कार्नी को यह अपमानजनक बयान वापस लेना चाहिए और नेतन्याहू का मिडिल ईस्ट के एकमात्र यहूदी लोकतंत्र के नेता के रूप में स्वागत करना चाहिए। इजराइल ने आईसीसी को पूर्वाग्रही और यहूदी विरोधी करार दिया, ये दावा करते हुए कि वारंट हमास के आतंकवाद को नजरअंदाज करता है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गजा युद्ध में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए वारंट जारी किया। आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट पर आरोप लगाए कि भुखमरी को उन्होंने युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अस्पतालों और स्कूलों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश किया। इसके अलावा युद्ध में नागरिकों पर हमले के आरोप आम बात हैं। अब मार्क कार्नी के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इसराइल सीजफायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीजफायर की शर्त थी कि हमास इसराइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इसराइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले भी कर रही हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इसराइल के अपने तर्क, अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि गजा में 10 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बमबारी नहीं रुकी है।